हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्पीक क्लासेस पर। हम कल से स्टार्ट कर दिए हैं कक्षा 9 फिजिक्स। यानी कल की वीडियो में हमने आपको बताए थे कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स की परिभाषा क्या है, यानी विज्ञान किसको कहते हैं। कल की वीडियो में हमने आपको बताए थे और कल की वीडियो में हम बल तथा गति के बारे में कुछ पढ़ लिए थे कि बल क्या होता है, बल कितने प्रकार का होता है, और गति भी पढ़ लिया था कि बल, संतुलित बल, असंतुलित बल, ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं कल की वीडियो में हमने पढ़ लिया था। यानी बल क्या होता है, किसी वस्तु पर धक्का देना या खिंचाव बल कहलाता है। कल हम आपको बताए थे बल की परिभाषा, फिर गति भी बताए थे कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है तो उसको क्या बोला जाता है, गति बोला जाता है। कल की वीडियो में हमने ये सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे, बल और गति के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे बल के प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? बल के प्रभाव। हेडिंग में आप लोग लिख सकते हैं, पहला जो हेडिंग पढ़ेंगे बल के प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? बल के प्रभाव। क्या पढ़ेंगे हेडिंग में? बल के प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स। पहला क्या पढ़ेंगे? बल के प्रभाव। ठीक है, तो देखिए बल का जो पहला प्रभाव होगा, यानी बल के प्रभाव में जो इसका पहला प्रभाव होगा, यानी हेडिंग में आपको लिखना बल के प्रभाव ए नंबर में, और पहला इसका जो प्रभाव होगा कि किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है। पहला इसका मतलब क्या होगा? इसका पहला जो बल का प्रभाव होगा कि किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है। आपको ये इसका जो आंसर है हमारे स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, हम लिख देते हैं इसको कि पहला जो होगा किसी स्थिर वस्तु पर, इसको पहले हम लिख दें फिर आपको हम समझाते हैं कि कैसे क्या होता है। किसी स्थिर वस्तु पर, किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है। वस्तु गतिमान हो जाती है। वस्तु गतिमान हो जाती है। ये परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि बल के प्रभाव में जो पहला प्रभाव है कि किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है। इसका आप लोग मतलब समझिए कि इसका मतलब अर्थ क्या निकल रहा है। इसमें यह बोला जा रहा है कि यदि कोई वस्तु रुका हुआ हो, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वस्तु है, अगर ये वस्तु विरामा अवस्था में, कल की वीडियो में बताया था विरामा अवस्था को विज्ञान में बोला जाता है विरामावस्था, लेकिन इसको ऐसे बोल दिया जाता रुका हुआ। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के रुका हुआ जो होता है उसी को बोला जाता है विरामा अवस्था बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए यदि कोई वस्तु स्थिर है, यानी स्थिर का मतलब भी होता है रुका हुआ। यदि कोई वस्तु स्थिर है, अगर आप उस पर बल लगा दो, क्या लगा दो? बल लगा दो, तो वस्तु क्या हो जाएगी? गतिमान। अब गतिमान का मतलब होता है गति करने, यानी चलने लगेगी। ये बात सही भी है कि बल के प्रभाव में जो पहला प्रभाव है, यदि कोई वस्तु रुकी हुई हो, अगर हम बल लगा देते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है? गति करने लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा बल के प्रभाव में जो पहला प्रभाव होगा कि किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु क्या हो जाती है? गतिमान हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। मान लेते हैं जैसे हमारे पास ये वस्तु है, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक वस्तु है, ये रुका हुआ है। क्या हुआ है? रुका हुआ है। अगर हम इस पर क्या लगा दें, इधर से बल लगा देते हैं तो वस्तु क्या हो जाएगी? गति की अवस्था में आ जाएगी। किसकी अवस्था में आ जाएगी? गति की अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, तो बल का पहला प्रभाव यही हो जाएगा कि जब कोई वस्तु रुका हुआ होता है, अगर हम बल लगा देते हैं तो वस्तु गति की अवस्था में आ जाता है। तो आइए हम बल का जो दूसरा प्रभाव समझ रहे हैं। ठीक है, बल का ये पहला प्रभाव, अब हम बल का दूसरा प्रभाव समझ रहे हैं।
देखिए जो दूसरा प्रभाव है, दूसरा प्रभाव जो है, पहले हम आपको समझा दे रहे हैं, तब इसकी हम परिभाषा आपको लिखवा देंगे, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए कि बल का जो दूसरा प्रभाव क्या होगा। मान लेते हैं कि एक वस्तु है, ये हमारे पास एक वस्तु है, क्या है, ये हमारे पास एक वस्तु है। ये जो वस्तु है इस दिशा में गति कर रही है। क्या कर रही है? गति कर रही है। समझिए, ये हमारे पास कोई वस्तु है, ये वस्तु क्या है कि इस दिशा में क्या कर रही है? गति। गति का मतलब होता है चल रही है समय के साथ। गति का मतलब क्या होता है? समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रही है। समझिए, ये हमारे पास एक वस्तु है, ये वस्तु इस दिशा में गति कर रही है। अगर हम बल अलग से इस वस्तु पर लगा देते हैं तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी किसी वस्तु पर अगर कोई वस्तु गतिशील हो, अगर हम उसकी ही दिशा में बल लगा देते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है? उसकी चाल बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? ये मान लेते हैं ये वस्तु है, ये वस्तु क्या हो रही है? इस दिशा में क्या कर रही है? गति कर रही है। अगर हम उसकी ही दिशा में बल लगा देते हैं तो उस वस्तु की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ठीक है, तो इसका दूसरा प्रभाव यही हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख भी रहा होगा कि किसी गतिमान वस्तु पर उसकी ही दिशा में बल लगाने से उस वस्तु की चाल क्या हो जाती है, या उस वस्तु की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बल का दूसरा प्रभाव हो जाएगा। बल का तीसरा प्रभाव आप लोग देखिए, बल का जो तीसरा प्रभाव है, इसका यदि मान लेते हैं कोई वस्तु गति कर रही है इस दिशा में, गति कर रही है इस दिशा में, अगर हम उस वस्तु के गति की दिशा में विपरीत बल लगा दें, कौन सा बल लगा दें? विपरीत। अगर हम इधर का बल लगा देते हैं तो ये वस्तु क्या हो जाएगी? उसकी चाल में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कमी। यानी उसकी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। यानी आप लोग समझिए, यदि कोई व्यक्ति साइकिल को चला रहा है आगे की दिशा में, अगर आप पीछे से उसकी साइकिल को पकड़ करके पीछे बल लगाओ अपनी तरफ, तो उस साइकिल की जो चाल होगी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है जो बल का जो तीसरा प्रभाव है कि यदि कोई गतिमान वस्तु है, अगर उस गतिमान वस्तु पर आप उसके पीछे की तरफ बल लगाते हैं, यानी उसकी दिशा की विपरीत में बल लगाते हैं, तो क्या हो जाता है? उस वस्तु की जो दिशा होती है, यानी उस वस्तु की जो चाल होती है, चाल में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये बल का तीसरा प्रभाव हो जाएगा। बहुत सारे प्रभाव हैं, लेकिन आपको बल के प्रभाव में 2 ही 3 प्रभाव पढ़ लेना है। ठीक है, तो बल का पहला प्रभाव क्या होगा? यदि कोई वस्तु रुका हुआ है, अगर आप बल लगा देते हैं तो वस्तु किस अवस्था में आ जाएगा? गति की अवस्था में आ जाएगा। और भी प्रभाव है कि यदि कोई वस्तु क्या हो, यदि कोई वस्तु चल रहा हो, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, अगर आप बल लगा दोगे तो वस्तु विराम अवस्था में भी आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यदि कोई वस्तु अगर चल रहा है, अगर आप तेजी से बल लगाओगे वो वस्तु रुक भी सकती है। ठीक है, तो ये बल का पहला प्रभाव हो जाएगा। और दूसरा प्रभाव क्या है कि यदि कोई वस्तु एक ही दिशा में अगर गति कर रही है, अगर उसकी तरफ आप क्या लगा दो? बल लगा दोगे, तो उस वस्तु की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी उसकी गति और भी बढ़ जाएगी। अगर आप लोग उस वस्तु की गति की दिशा के विपरीत बल लगाओगे तो उसकी गति में क्या आएगी? कमी, यानी उसकी गति जो होगी धीमी हो जाएगी। तो ये बल के प्रभाव हो गए। तो आइए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे गति के नियम। अब क्या पढ़ेंगे? गति के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे गति के नियम। बल के प्रभाव 2-4 प्रभाव आपको याद रख लेने की, बल के कितने प्रभाव होते हैं, 2-4 प्रभाव आपको याद रख लेने हैं। अब पढ़ेंगे गति के नियम। चुके थे, बल के प्रभाव पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे थे? बल के प्रभाव पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे गति के नियम। क्या पढ़ेंगे? गति के नियम पढ़ेंगे। हेडिंग में आप लोग लिख लीजिए गति के नियम। गति के नियम, गति के नियम को समझिए आप लोग कि गति का नियम क्या होता है। इसकी जो परिभाषा है आपको हमारी स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। अब हम आपको बता रहे हैं गति का नियम। आपको इसको समझना है कि किसने दिया गति के नियम को। देखिए, ये जो बात है सन 1686 ईस्वी की बात है। कब की बात है? सन 1686 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन,
कौन थे? सर आइजैक न्यूटन। समझिए, ये जो बात है सन 1686 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए। किससे संबंधित? गति से संबंधित। देखिए, सन 1686 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए, जिसे गति के न्यूटन का नियम कहते हैं, जिसे न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बताइए न्यूटन का गति का नियम क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे कि सन 1686 ईस्वी में सर आइजैक न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिए, जिसे न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं वो 3 नियम कौन कौन थे। देखिए, जो पहला नियम इसका होगा, जो पहला नियम था वो था प्रथम नियम। क्या था? प्रथम नियम इसका क्या है? देखिए, सर आइजैक न्यूटन ने कितने नियम दिए? 3। और पहला नियम इसका जो है, यानी जो पहला नियम है, एक पहला नियम, और पहले नियम को ही बोला जाता है जड़त्व का नियम भी। कौन सा नियम बोला जाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, ठीक है। यानी न्यूटन के पहले नियम को ही बोला जाता है जड़त्व का नियम। और दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम यानी द्वितीय नियम, और दूसरे नियम को बोला जाता है संवेग का नियम भी बोला जाता है। किसका नियम बोला जाता है? संवेग का नियम भी बोला जाता है। संवेग का नियम, ठीक है। यानी न्यूटन के गति के कितने नियम है? 3। और पहला नियम है, पहले नियम को ही बोला जाता है जड़त्व का नियम, और दूसरा नियम जो है, दूसरे नियम को बोला जाता है संवेग का नियम। और जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम, और तीसरे नियम को बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तो ये न्यूटन के 3 नियम हैं। हम आप देखिए, ये न्यूटन कितने नियम है? 3। पहला नियम, पहले नियम को क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम। और दूसरे नियम को बोला जाता है संवेग का नियम। और तीसरे नियम को बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पहला नियम के बारे में पढ़ेंगे, और कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरा नियम यानी संवेग के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गति का पहला नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे? गति का पहला नियम यानी जड़त्व का नियम, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? पहला नियम यानी जड़त्व का नियम, ठीक है। तो देखिए, पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? आप लोग इसको समझ लीजिए, फिर इसकी हम परिभाषा आपको स्क्रीन पर दे देंगे, लिख लेना आप लोग। देखिए, पहला नियम क्या है? पहले नियम को बोला जाता है जड़त्व का नियम। इस नियम को पहले आप लोग समझिए, ये कैसे नियम है जड़त्व का नियम। यानी पहला नियम न्यूटन का कहता क्या है? देखिए, ये कहता है नियम है, यानी पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। गति के पहले नियम को, जो गति के 3 नियम हैं, उन 3 नियमों से पहला जो नियम है, और पहले नियम को बोला जाता है जड़त्व का नियम। तो आइए हम समझते हैं जड़त्व होता क्या है। देखिए, जो जड़त्व होता है, यानी जो जड़त्व है, जो जड़त्व होता है, ये जो होता है किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है। देखिए, जड़त्व क्या है कि ये जो होता है किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण होता है जो उस वस्तु में अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है।
देखिए जड़त्व क्या होता है, ये किसी वस्तु का ऐसा गुण होता है जो उस वस्तु में अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसे ही बोला जाता है जड़त्व बोलते हैं। क्या उसे कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ये अवस्था परिवर्तन क्या है? अवस्था परिवर्तन का मतलब ये होता है कि यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है, इसका मतलब क्या होता है? अवस्था परिवर्तन का मतलब ये होता है कि यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो विरामा अवस्था में ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है। यही होता है अवस्था परिवर्तन। और अवस्था जो परिवर्तन का जो विरोध करता है वही क्या कहलाता है? जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो जड़त्व को ही बोला जाता है। गति का जो पहला नियम है, पहले नियम को क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। तो जड़त्व क्या होता है? ये किसी वस्तु के पदार्थ का ऐसा गुण होता है जो उस वस्तु में अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं? जड़त्व कहते हैं। अवस्था परिवर्तन का मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? कि यदि कोई वस्तु विरामा में है तो विरामा में ही रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहती है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि गति और विराम क्या होते हैं। देखिए जो जड़त्व आप लोग समझ गए होंगे कि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का मतलब क्या होता है। देखिए कि जो न्यूटन का जो पहला नियम है, पहले नियम को क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम। अच्छा, पहला नियम क्या कहता है? ये जो पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु, इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में कि यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो विरामा अवस्था में ही रहेगी। तो विरामा अवस्था में ही रहेगी, अवस्था में रहेगी। देखिए कि यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो विरामा अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति अवस्था में है, 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 गति अवस्था में है, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी। तो गति की अवस्था में ही रहेगी। तो गति की अवस्था में ही, कि यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो विरामा अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए, ना लगाया जाए। इसे ही न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। प्रथम नियम क्या है? कि यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो विरामा अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी बाह्य बल लगाओगे तभी उसके अवस्था के परिवर्तन का विरोध होगा। यानी जो बल होता है, समझिए, जो बल होता है ये क्या करता है कि जो वस्तु होती है वस्तु की आकृति को बदल सकता है। पहला क्या कर सकता है? वस्तु की आकृति को
बदल सकता है। क्या? जो बल होता है वस्तु की आकृति को बदल सकता है, और ये जो बल होता है ये दिशा को भी बदल सकता है। किसको बदल सकता है? दिशा को। ठीक है, ये जो बल होता है वस्तु की आकृति को भी बदल सकता है, वस्तु की दिशा को भी बदल सकता है, और वस्तु के वेग को भी ये बल बदल सकता है। ठीक है, तो जो बल होता है, यानी देखिए कि पहला नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यानी कहने का मतलब कि अगर कोई मेज हो, अगर एक मेज में अगर कोई ऊपर एक पुस्तक रखी हुई है, क्या रखी हुई है? पुस्तक। तो ये न्यूटन का जो पहला नियम ये कहता है कि जो पुस्तक है किस अवस्था में है? विरामा अवस्था में। वो कब तक बनी रहेगी? जब तक आप उस पर बाहर से बल नहीं लगाएंगे तब तक वो वस्तु उसी अवस्था में रहेगी। तो ये न्यूटन का पहला नियम यही कहता है कि यदि कोई भी वस्तु अगर रुका हुआ है तो हमेशा क्या होगा? रुका हुआ ही रहेगा, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो हमेशा क्या करेगा? गति ही करेगा। जैसे देखिए, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम एक गेंद को किसी बल से फेंक दें, क्या कर दें? यदि हम किसी एक गेंद को अगर हम एक बल से फेंक दें, यानी जो गेंद है उसमें हम क्या कर दें? गति कर दें, तो वो गेंद जो होता है कुछ समय चलने के बाद जो होता है रुक जाता है। क्या रुक जाता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? कि आप क्या कीजिए कि एक गेंद को लीजिए और एक गेंद को अगर आप एक बल देंगे, यानी बाहरी से बल लगाओगे, तो गेंद क्या होगी? गति की अवस्था में आ जाएगी, और वो कुछ समय बाद गेंद क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसमें दो रीजन होते हैं, एक तो होता है घर्षण बल, एक कौन सा बल होता है? एक होता है घर्षण बल, यानी जो पृथ्वी के नीचे सतह पर लगता है। कौन सा बल लगता है? घर्षण बल। एक तो होता है वायु का बल। किसका बल होता है? वायु का बल। आप ये 2-3 बल हटा दीजिए, अगर एक गेंद को ले लीजिए और गेंद को आप एक बार गति कर दें, क्या कर दें? गति में कर दें, और ये दोनों बल को हटा दीजिए। अगर ये दोनों बल नहीं कार्य करेंगे तो हमेशा जो गेंद होगी जीवन भर गति ही करती रहेगी। तो इसमें न्यूटन का पहला नियम यही है कि यदि वो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में है तो विरामा अवस्था में ही रहेगी। ये हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं, जैसे कहीं अगर पॉलिश किया गया हो या कहीं बर्फ, जो बर्फ होती है, अगर बर्फ की सतह पर अगर आप किसी बॉल को फेंक दोगे वो कुछ ज़्यादा टाइम तक चलेगी, यानी जो गति करेगी बहुत ज़्यादा करेगी, क्योंकि वहाँ पे जो घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। यानी जहाँ पे घर्षण बल कम होगा वहाँ पे वस्तु अधिक देर तक गति करेगी। अगर ये एकदम नहीं होगा वो वस्तु हमेशा ही गति करती रहेगी। यही कारण होता है कि अंतरिक्ष में यदि कोई वस्तु को फेंक दिया जाता है वो हमेशा गति ही करती रहती है, क्योंकि वहाँ पे ना तो वायु का बल होता है और ना ही घर्षण बल होता है। तो ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। कोई वस्तु चलने के बाद क्यों रुक जाती है, कि किसी वस्तु को एक बार हम बल दे देते हैं, वो कुछ समय बाद चलने के बाद क्यों रुक जाती है? बस यही कारण होता है कि एक घर्षण बल होता है, एक बाहरी से जो होता है वायु का बल होता है। ये दो बल हटा दीजिए तो कोई भी वस्तु, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इसको मैं फेंक दूंगा तो ये गति करेगा, लेकिन एक वायु का बल हट जाए और एक पृथ्वी की सतह पर जो लगता है घर्षण बल वो हट जाए तो ये मार्कर जीवन भर गति करता रहेगा। क्योंकि कोई भी वस्तु, न्यूटन का पहला नियम यही है कि यदि कोई वस्तु रुका हुआ है तो हमेशा क्या होगा? रुका हुआ ही रहेगा। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो हमेशा वो किस में रहेगा? गति की अवस्था में ही रहेगा। तो आइए हम जड़त्व के कुछ उदाहरण को समझ रहे हैं कि जड़त्व के उदाहरण, जड़त्व के उदाहरण। देखिए, जड़त्व का जो पहला उदाहरण है, जैसे हम समझाएं आपको कि जड़त्व का जो पहला उदाहरण है कि जो यात्री होते हैं जब गाड़ी पर बैठे होते हैं, यानी जो यात्री होते हैं गाड़ी पर बैठे होते हैं, अगर गाड़ी अचानक चल देती है तो जो यात्री होते हैं वो पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं? ये जड़त्व से संबंधित है, यानी फिजिक्स में जो जड़त्व है इससे एक कंसेप्ट संबंधित है कि जो यात्रीगण होते हैं यदि वो
किसी गाड़ी पर बैठे हों, अगर गाड़ी अचानक चल देती है तो उसमें जो यात्री बैठे होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझिए। इसका रीज़न ये है कि देखिए, सबसे पहले जो गाड़ी होती है और हाँ, तो देखिए, जो हम ये कह रहे थे कि जो जड़त्व का पहला उदाहरण है कि जो यात्री होते हैं यदि गाड़ी पर बैठे हों, अगर गाड़ी अचानक चल देती है तो जो यात्री होते हैं वो पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो इसका कारण यही है कि देखिए, जो पहला जो गाड़ी होती है, यानी जो गाड़ी होती है या गाड़ी और उसमें जो बैठे यात्री होते हैं, यानी जो बैठा कोई आदमी ले लीजिए, कोई भी यात्री ले लो, देखिए, एक तो गाड़ी है, एक तो यात्री है। एक गाड़ी भी एक वस्तु है और उसमें जो यात्री बैठे वो भी क्या है? एक प्रकार से वस्तु ही है। अब देखिए, ये गाड़ी पहले शुरू में गाड़ी और यात्री दोनों किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। किस में है? विरामा अवस्था में है। विरामा अवस्था में है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो गाड़ी है और यात्री है शुरू में दोनों किस अवस्था में थे? विरामा अवस्था में थे। विरामा का मतलब होता दोनों रुके हुए थे। अब देखिए, जो गाड़ी होती है, जब गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है, यानी जो गाड़ी होती है किस अवस्था में आ गई? गति की अवस्था में आ गई। किस अवस्था में आ गई? गाड़ी को जब स्टार्ट किया गया तो किस अवस्था में हो गई? गति की अवस्था में गाड़ी आ गई। और हमारा जो निचला वाला भाग है शरीर का, वो गाड़ी के संपर्क में भी किस अवस्था में आ गया? गति की अवस्था में आ गया। देखिए, जो गाड़ी है, जब गाड़ी को स्टार्ट किया गया तो जो गाड़ी है किस अवस्था में आ गई? गति की अवस्था में आ गई। और हमारा शरीर का जो निचला भाग है ये भी गाड़ी के संपर्क में आने से हमारा शरीर का निचला भाग भी किस अवस्था में हो गया? गति की अवस्था में हो गया। लेकिन जो ऊपरी वाला भाग है ये जड़त्व के कारण पीछे गिर जाता है। ये जो ऊपरी वाला भाग है ये जड़त्व के कारण पीछे रह जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति होते हैं, जब गाड़ी को अचानक स्टार्ट किया जाता है तो यात्री का जो शरीर होता है वो पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण यही है, वो जो कारण है जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि हमारा जो निचला भाग शरीर वो गाड़ी के संपर्क में आने पे गति करने लगता है, लेकिन ऊपरी वाला भाग गति नहीं करता है। यही रीज़न है कि जो हम अगर गाड़ी अचानक स्टार्ट होती है या चल देती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो आइए हम इसके और उदाहरण देखते हैं। ये तो जड़त्व का पहला उदाहरण है। आइए हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं। देखिए, जो दूसरा उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण, लेकिन हम दूसरा बता दें। जो दूसरा उदाहरण है कि यदि गाड़ी पर कोई यात्री बैठा हो, गाड़ी और यात्री जो उसमें बैठे होते हैं, अगर गाड़ी को अचानक रोक दिया जाता है तो जो उसमें यात्री बैठे होते हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यदि आप किसी गाड़ी पर बैठे हो, अगर गाड़ी पहले चले तेज़ी से, अगर वो तेज़ी के चलने के बाद अगर वो रुक जाती है तो हमारा जो शरीर होता है आगे की ओर हम झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न भी यही है, वो किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण होता है। तो आइए समझते हैं कैसे जड़त्व के कारण होता है। देखिए, पहले जो गाड़ी होती है और जो उसमें कोई यात्री बैठा होता है वो दोनों गति की अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? गति की अवस्था में होते हैं। गति का मतलब होते हैं चलते हैं, यानी गति करते हैं। तो देखिए, गाड़ी और उसमें जो बैठे यात्री हैं किस अवस्था में है? गति की अवस्था में है। अब देखिए, जब गाड़ी को रोका जाएगा, यानी जब गाड़ी रोकेगी तो किस अवस्था में आ जाएगी? विरामावस्था में आ जाएगी। किस अवस्था में आ जाएगी? विरामावस्था में आ जाएगी। देखिए, गाड़ी को रोका गया है और व्यक्ति को नहीं रोका गया है। देखिए, जब गाड़ी को हम रोके तो गाड़ी किस अवस्था में आ गई? विरामा अवस्था में आ गई। और हमारा जो गाड़ी के संपर्क में जो निचला वाला भाग है ये भी किस अवस्था में हो गया? विरामा अवस्था में हो गया। लेकिन शरीर का जो ऊपरी वाला भाग है ये जड़त्व के कारण आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि ये तो गति अवस्था में है ना। हमारा निचला वाला भाग, जो निचले वाला भाग है
वो क्या होता है, गाड़ी के संपर्क में आने से वो विरामावस्था में आ जाता है, लेकिन हमारा ऊपरी वाला भाग वो जड़त्व के कारण आगे की ओर झुक जाता है। तो ये सारे जड़त्व के उदाहरण हैं। तो न्यूटन का ये पहला नियम यही है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक हम बाहरी से बल न लगाएं। इस न्यूटन के जो गति का पहला नियम है, इससे बल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बनी बल का इसमें निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बल का निर्माण होता है। बल का निर्माण होता है कि यानी कोई वस्तु अगर रुका हुआ है, जब तक हम उसमें बल नहीं लगाएंगे तब तक वो वस्तु गति की अवस्था में नहीं आएगी। तो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो गति का ये पहला नियम था, और कल की वीडियो में पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम। गति के दूसरे नियम से बल का सूत्र का निर्माण होता है कि बल का सूत्र क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे न्यूटन के दूसरे नियम पर।